हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग पिछले क्लास में लास्ट में डेरिवेशन किए थे कि जब हाइड्रोजन लाइक एटम हो यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला एटम हो तो उसमें टोटल एनर्जी जो निकालेंगे उसका क्या एक्सप्रेशन होगा। और एनर्जी का एक्सप्रेशन आया था me⁴ डिवाइडेड बाई एट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। एम तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, एप्सिलॉन नॉट एच ये सब वैल्यू आप जान ही रहे हैं। जेड एटॉमिक नंबर हो गया और एन जो हो गया वो ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। साथ में हम लोग ये भी काम किए थे कि इसका जो वैल्यू है तो कांस्टेंट टर्म है और इसका वैल्यू जो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी कि आपको कोई भी हाइड्रोजन लाइक एटम का एनर्जी निकालना हो तो आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। अब अगर हाइड्रोजन एटम है तो एटॉमिक नंबर तो 1 हो गया। फिर किस ऑर्बिट में है? अगर ग्राउंड स्टेट में है तो उसको फर्स्ट ऑर्बिट बोलते हैं। सेकेंड ऑर्बिट को हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। खैर ये सब पे चर्चा करेंगे। यानी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट n हो गया और E0 का वैल्यू तो मालूम है। हम लोग हेडिंग दिए हैं एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट। अब चलो अगर बात हम लोग करें इन ग्राउंड स्टेट तो एक बात तो स्पष्ट है कि हाइड्रोजन एटम है तो Z तो 1 हुआ ही। हाइड्रोजन एटम है तो Z को तो 1 होना ही है। यहाँ लिख दे रहे हैं फॉर हाइड्रोजन एटम। देख Z1 और N भी 1 हो गया क्योंकि ग्राउंड स्टेट का फर्स्ट ऑर्बिट का बात कर रहे हैं। तो सोचो एनर्जी क्या होगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z1 N1 यानी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम का एनर्जी। अगर हम लोग सेकेंड ऑर्बिट का बात करें, सेकेंड ऑर्बिट या उसी को हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो Z तो खैर 1 लेना ही है, N2 हो गया। अब एनर्जी अगर देखेंगे तो क्या हो गया? -13.6 तो होगा ही। Z के जगह 1 और N2 2 स्क्वायर सॉल्व करके देखें -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख लो तो जो सेकेंड ऑर्बिट में होगा तो एनर्जी ज़्यादा है ना। देखो आगे माइनस ना लगा हुआ है, इसलिए सेकेंड स्टेट मतलब सेकेंड ऑर्बिट में यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा एनर्जी है ना। अब चलो अगर बात करें फॉर थर्ड ऑर्बिट या उसी को क्या बोलेंगे? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तब n के जगह 3 पुट करेंगे तब एनर्जी देखेंगे तो -13.6। ऊपर तो 1 है ही और 1 स्क्वायर और नीचे हो गया 3 स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देखें -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाते होगा, मतलब दूर वाला ऑर्बिट होगा, टोटल एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा। नहीं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से -3.4 ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है -1.5 है ना। अब देखो अगर हम लोग बात करें फोर्थ ऑर्बिट का,
यानी थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का बात करेंगे तब जो है -13.6 1 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर सॉल्व करके देखें -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। जाहिर है इससे ज़्यादा ये हो गया। इसी तरह से n के जगह 5 रखो, 6 रखो, वो हायर एनर्जी स्टेट होते जाएगा। ग्राउंड स्टेट यानी जब फर्स्ट ऑर्बिट में होता है ना तो वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट, अब उससे कम एनर्जी पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोजन एटम में सबसे कम एनर्जी स्टेट कितना हो गया? -13.6 इलेक्ट्रॉन, ये लोएस्ट हो गया। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाला हो गया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से इसको बोलेंगे -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हाइड्रोजन एटम का बात कर रहे हैं। ये जो है -1.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से अगर कोई पूछे एनर्जी स्टेट कितना होता है तो देखो एनर्जी स्टेट का कोई संख्या लिमिट नहीं है। ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसी तरह से इनफाइनाइट हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। तो इतना तो समझ गया। देखो एक चीज़ हम लोग बोलते हैं कि रूम टेम्परेचर पे अगर हाइड्रोजन गैस को हम लोग किसी कंटेनर में रखें तो उससे कोई रेडिएशन नहीं होता, अलग अलग तरह का वेव प्रोड्यूस नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है कि उसका सारा के सारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है और रेडिएशन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता। अगर सब के सब लोएस्ट एनर्जी स्टेट में हो तो उससे तो लोएस्ट कुछ है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा ही नहीं, तब कोई रेडिएशन नहीं होगा। यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जब इसी एनर्जी स्टेट में होगा तो इससे नीचे कोई एनर्जी स्टेट नहीं है, तो उस केस में रेडिएशन नहीं होगा। लेकिन जब उसको हम लोग गर्म करते हैं तो एक्स्ट्रा जो हीट एनर्जी देते हैं तो बहुत सा जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम का वो ग्राउंड स्टेट से शिफ्ट करके वो दूसरे अदर स्टेट में चले जाते हैं, यानी उसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। कोई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला गया, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से चला गया, और तब वो ट्रांजिशन करता है, तब रेडिएशन होने लगता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे ना कि हाइड्रोजन गैस को जब गर्म करते हैं तो उससे अलग अलग तरह का वेवलेंथ निकलता है, ठीक ना, अलग अलग वेवलेंथ का रेडिएशन होता है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होता। ऐसा क्यों? तो बोलेंगे जब हायर टेम्परेचर पे जाता है तब उसका बहुत सा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट के बजाय वो एक्साइटेड स्टेट में होता है, और वो जब ट्रांजिशन लेता है ग्राउंड स्टेट की ओर तो उस केस में रेडिएशन होता है। फोटोन, लाइट फोटोन या जो भी कहो, फोटोन के फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है और उसका अलग अलग वेवलेंथ होता है, ठीक ना। देखो जी, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है और वो आया ग्राउंड स्टेट में, सेकंड से आया ग्राउंड स्टेट में, थर्ड से आया ग्राउंड स्टेट, तो एनर्जी को लूज करेगा ना। एनर्जी जब लूज करता है ना तब रेडिएशन होता है, और एक सर्टेन वेवलेंथ का रेडिएशन होता है, ठीक है। दूसरी बात ये जानना कि जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन E2 से E1 में आया तो एनर्जी जो रिलीज करेगा, अगर E3 से E1 में आएगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। यानी ऐसे सोच लो, अगर E2 से E1 में गया, E2 से E1 में गया, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर देखोगे तो इन दोनों का -3.4 से अगर -13.6 को माइनस करो तो लगभग 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन अगर मान लो
वो E3 से E1 में आएगा तब तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा ना, और जितने ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा तो जो फोटोन इमिट करेगा, जो रेडिएशन होगा उसका वेवलेंथ उतना ही कम होगा। ध्यान से सुनो, छोटा ट्रांजिशन मतलब कम एनर्जी को रिलीज करना, और एनर्जी कम होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा, क्योंकि hc/λ ना होता है फोटोन का एनर्जी, तो जितना ही एनर्जी कम होगा वेवलेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। यानी अगर तुमसे कोई पूछे ना कि एक इलेक्ट्रॉन E2 से E1 में आया और एक E3 से E1 में आया है, ज़्यादा वेवलेंथ किसका होगा, तो बोलेंगे जो E2 से E1 में आया, क्योंकि एनर्जी कम रिलीज हुआ, इसमें ज़्यादा हुआ। अच्छा, सबसे जो है ज़्यादा एनर्जी कब रिलीज होगा, तो इन्फिनिटी से आ जाएगी वन में, ये सबसे बड़ा ट्रांजिशन होगा ना, तो उस केस में जो वेवलेंथ होगा वो मिनिमम होगा, उससे कम वेवलेंथ का रेडिएशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक ना। यानी अगर आप लोएस्ट वेवलेंथ निकालना चाहते हैं रेडिएशन का, तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ कराइए, इन्फिनिटी से E1, क्योंकि जितने ज़्यादा एनर्जी का लॉस होगा वो फोटोन में बदलेगा, और एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ उतना ही कम। तो ठीक है, वो सब पर भी चर्चा करेंगे कि वेवलेंथ को कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा बहुत पिछले क्लास में भी सिखाए थे, आगे भी सिखाएंगे। पहले तो आप ये जानें, अगर मान लीजिए कोई रेडिएशन E2 से E1 में ट्रांजिशन हुआ, या E3 से E1 में ट्रांजिशन हुआ, E4 से भी E1 में ट्रांजिशन हुआ, E5 से भी E1 में ट्रांजिशन हुआ, इन्फिनिटी से भी E1 में ट्रांजिशन। थोड़ा समझना, all the transition ending at n equal to 1, ये n equal to 1 ना हुआ है ना, ऑल ट्रांजिशन एंडिंग एट n इक्वल टू 1, अगर ट्रांजिशन 1 में आके समाप्त हो रहा हो, ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा हो, तो उसमें जो रेडिएशन होता है, ठीक ना, उसमें जो रेडिएशन होता है, उसमें जो वेव प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग लाइमन सीरीज बोलते हैं। आगे बतलाएंगे कि लाइमन सीरीज में जो रेडिएशन होता है उसका मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ क्या है। ठीक ना, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में, तो रेडिएशन होता है। अगर सारा ट्रांजिशन n इक्वल टू 1 पे आकर के एंड करे, तो उसमें जो वेवलेंथ प्रोड्यूस होता है, उसमें जो रेडिएशन होता है, अलग अलग तरह का वेवलेंथ जो प्रोड्यूस होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। अब कोई पूछ देना लाइमन सीरीज में मिनिमम वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगा, तो ये भी कैलकुलेट करके बतलाएंगे। ऐसे ये जानिए, मिनिमम वेवलेंथ तब होगा जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से 1 में आए, और मैक्सिमम वेवलेंथ तब होगा जब वो सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आए, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आए। ठीक ना। अब चलो, अगर मान लो ऐसा हो कि सारा ट्रांजिशन 2 पर आकर के एंड हो, जैसे 3 से 2 पर है ना, 4 से 2 पर, 5 से 2 पर, इन्फिनिटी से 2 पर आकर के एंड हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बार्मर सीरीज बोलेंगे। ठीक ना। इसको जब 1 पर एंड करता है तो लाइमन बोलते हैं, 2 पर एंड करता है तो क्या बोलते हैं, बार्मर बोलते हैं। चलो ऐसा करते हैं, ये सब यहाँ लिखते रहे, n इक्वल टू 1 2 3 4, चलो इन्फिनिटी। थोड़ा समझना। अब अगर कोई पूछे कि ये जो बार्मर सीरीज है, इसमें जो रेडिएशन होगा उसका मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगा, तो बोलेंगे कि अगर थर्ड एनर्जी स्टेट से सेकंड एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा, और इन्फिनिटी से सेकंड में होगा तो वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा। किस सीरीज का, बार्मर सीरीज का। अब देख, अगर मान लीजिए
ऑल ट्रांजिशन एंडिंग एट 3, मान लो 4 से 3 में, 5 से 3 में, इन्फिनिटी से 3 में, तब इसको हम लोग नाम देते हैं पासन, है ना, लाइमन, बाल्मर, पासन। मतलब ऑल द ट्रांजिशन एंडिंग एट n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 पर आकर के एंड हो जाए तो उस ट्रांजिशन में जो रेडिएशन मिलता है, जो वेवलेंथ मिलता है, उसको कौन सीरीज बोला जाता है? पासन सीरीज। इसी तरह से 4 के लिए अगर बात करें तो अब तो स्पेस तो उतना है नहीं, चलो फिर भी बनाते हैं। 4th के लिए अगर बात करें तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ब्रैकेट बोलते हैं, ब्रैकेट, है ना, ब्रैकेट बोलते हैं। डबल टी याद रखना, यहां लिखा हुआ ब्रैकेट। इसी तरह से ऑल द ट्रांजिशन एंडिंग एट n इक्वल टू 5, चलो ये n इक्वल टू 5 भी लिख दे रहे हैं, मैंने कुछ का नाम दिया गया, सबका नाम नहीं है। अब जैसे n इक्वल टू 5, जैसे इन्फिनिटी से भी 5 पर आया तो इसको हम लोग फुंड बोलते हैं, या पी फुंड भी कोई कोई बोलता है ना। चलो हो गया। तो देखो इसको हम लोग सीरीज स्ट्रक्चर बोलते हैं। एक तरह से स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हो कि अगर हाइड्रोजन गैस को हाई टेम्परेचर तक गर्म करके छोड़ दें तो गर्म करने से क्या होता है कि उसका इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में था वो चला गया किसमें? एक्साइटेड स्टेट में। और जब वापस एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में या अदर लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तब उससे रेडिएशन होता है और अलग अलग तरह का वेवलेंथ प्रोड्यूस होता है। तब बोलेंगे ऑल द ट्रांजिशन एंडिंग एट n इक्वल टू 1। अगर मान लो ट्रांजिशन 1 पे आके रुक रहा है तो उसमें जो वेवलेंथ मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइमन सीरीज। 2 पर जब आकर के एंडिंग होगा उसमें जो वेवलेंथ मिलेगा उसको बाल्मर सीरीज। 3 पर आकर के एंडिंग होगा उसको पासन। और मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ कैसे निकालेंगे इसके बारे में सिखाए और आगे डेराइव करके भी बतलाएंगे, ठीक ना। तो पहले आप क्या करें, इसको लिख लें। आइए अब हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को देखते हैं, ठीक ना। मतलब वही वेवलेंथ वगैरह कैलकुलेट करेंगे। स्पेक्ट्रा का मतलब हुआ ना कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होगा हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में, तो जो रेडिएशन करेगा वो कितने तरह के वेवलेंथ को प्रोड्यूस करेगा, मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगा, इसी को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बोला जाता है। तो मान लो यहाँ लिखें इफ एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ए जंप फ्रॉम mth ऑर्बिट टू nth ऑर्बिट, और ये भी समझ लो mth ऑर्बिट टू nth ऑर्बिट में आया, यहाँ लिख दे रहे हैं m ग्रेटर देन n। मतलब कि हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में मान लो एक इलेक्ट्रॉन जंप किया। बात हाइड्रोजन एटम का कर रहे हैं, ऊपर लिख ही दिए हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। द एनर्जी ऑफ एटम चेंजेज फ्रॉम em टू en। mth ऑर्बिट में था तो उस एनर्जी को अगर em बोले तो nth ऑर्बिट में क्या हो गया? en हो गया। तो जब हायर से लोअर में आया तो एनर्जी को लूज करेगा ना, कितना? तो देखो दिस एक्स्ट्रा एनर्जी यानी em माइनस en इज इमिटेड एज ए फोटोन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब इतना एनर्जी फोटोन में बदल जाएगा और तब हम लोग लिखेंगे ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है em माइनस en, फोटोन का एनर्जी हो गया Hc बाई लैम्डा, ठीक। अब अगर यहाँ से 1 बाई लैम्डा निकालें तो 1 बाई Hc, em का वैल्यू क्या लिखेंगे? एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है mth ऑर्बिट के लिए? तो एनर्जी का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं m e टू दी पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर z स्क्वायर बाई m स्क्वायर लिख रहे हैं। mth ऑर्बिट का बात हो रहा, ठीक। m e टू दी पावर 4 z स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। यहाँ देखो ये m जो है और n जो है ऑर्बिट का ऑर्डर है, इसी को हम लोग E0 बोलते हैं 13.6। तो देखो अब इतना लेंदी ना लिख करके ऐसे लिख देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा।
ई नॉट, है ना, जेड स्क्वायर बाई एम स्क्वायर mth ऑर्बिट में, माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक, देखो तो 1 बाई लैम्डा, ई नॉट कॉमन हो गया, ई नॉट बाई एच सी, जेड स्क्वायर भी कॉमन हो गया, 1 बाई एम स्क्वायर, 1 बाई एन स्क्वायर। याद रखना m जो है ना वो हाइयर है और n क्या है, लोअर है। ठीक ना, हाइयर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में है। हाँ, एक फॉर्मूला इसमें थोड़ा सा समझना, एक गड़बड़ हो गया। ये फॉर्मूला में आगे माइनस होता है, तो देखो आगे जब माइनस होगा, एनर्जी का ही ना फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, तो आगे जब माइनस होगा तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो यहाँ आ जाएगा n और यहाँ आ जाएगा m। याद रखना यहाँ m ग्रेटर देन n है, यहाँ लिखे हैं ब्रैकेट में। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करेगा mth ऑर्बिट से nth ऑर्बिट में, तो जो वेव वो प्रोड्यूस करेगा, जो रेडिएशन करेगा, जो फोटोन को रेडिएट करेगा, उसका वेवलेंथ इस फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक ना, m हाइयर है और n क्या है, लोअर है। याद रहेगा। अब देखो ये जो ई नॉट बाई एच सी है ना, ई नॉट बाई एच सी, इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं और इसको बोला जाता है राइडबर्ग कांस्टेंट। और ये जो राइडबर्ग कांस्टेंट है ना, इसका वैल्यू 1.0973 10 टू द पावर 7 मीटर टू द पावर -1। ठीक ना, ये जो टर्म है ये तो कांस्टेंट हो गया ना। ई नॉट का वैल्यू तो जान रहे हो, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या ई नॉट का मतलब होता है m इंटू ई टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर। तो खैर इसका वैल्यू मालूम है। एच सी से जब डिवाइड कर दोगे ना तो उसका वैल्यू इतना आता है। इसको राइडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। देखो जी, यानी लैम्डा निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, आर जेड स्क्वायर 1 बाई एन स्क्वायर 1 बाई एम स्क्वायर। ठीक, अब सोचो एक मिनट के लिए, तुमसे अगर कोई कहे कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का रेडिएशन क्या होगा, तो याद रखना जितने छोटा ट्रांजिशन, मान लो N1 पर जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, जिसको हम लोग लाइमन सीरीज बोले हैं ना, तो अगर कोई पूछ देना कि लाइमन सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगा, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा जाए ना तो शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन देखना, तो सबसे छोटा ट्रांजिशन क्या है, 2 से 1 में आया, ये सबसे छोटा ट्रांजिशन है ना। यानी कि यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, जेड तो 1 है ही क्योंकि हाइड्रोजन एटम, तो लैम्डा का जो वैल्यू आएगा वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन होगा। और कोई पूछे लाइमन सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगा, तो बोलेंगे इनफिनिटी से 1। यानी देखो ये तो समझ गया ना कि वेवलेंथ निकालने का यही फॉर्मूला है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में कोई भी रेडिएशन हो रहा, उसका वेवलेंथ अगर निकालना है तो हमको क्या क्या मालूम होना चाहिए। हाइड्रोजन लाइक एटम का एटॉमिक नंबर, अगर हाइड्रोजन एटम है तो Z1 हो गया, हीलियम प्लस दिया है तो ये Z2 हो गया, लिथियम प्लस प्लस तो Z3 हो गया। और ये पता होना चाहिए कि किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में ट्रांजिशन, बस इतना पता चलते ही वेवलेंथ निकल जाएगा, है ना आसान। तो ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आगे कि लाइमन सीरीज में मिनिमम वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगा। यानी कि हाइड्रोजन जो है स्पेक्ट्रा में, हाइड्रोजन एटम में जब सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट में, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा स्पेस है यहाँ लिखते हैं, बोलेंगे इन लाइमन सीरीज
फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए पुट m इजकल टू हायर एनर्जी स्टेट 2 और n इजकल टू 1। 2 से जब 1 में आए तो 1 बाई लैम्डा, r का वैल्यू तो मालूम है ही, z हो गया 1 स्क्वायर, है ना, और n के जगह 1 लिखना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो वेवलेंथ आता है 121.6 नैनोमीटर, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हुआ लाइमन सीरीज का। कहा जाए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तो बोलेंगे फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का बात करें तो हमको इन्फिनिटी से 1 में आना है, यानी कि हमारा m हो गया इन्फिनिटी और n हो गया 1, ठीक ना। m हायर है और n लोअर है, तो लोअर तो मेरा फिक्स है 1, ठीक है। तो इसमें जब लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे r इंटू 1 स्क्वायर, 1 बाई 1 स्क्वायर, n तो 1 है और ये इन्फिनिटी, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो वेवलेंथ आता है 91.2 नैनोमीटर, ये हो गया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अगर डिफिनीशन पूछा जाए कि लाइमन सीरीज का डिफिनीशन क्या है तो बोलेंगे कि ऑल द ट्रांजिशन एंडिंग एट n इजकल टू 1, जो सारे ट्रांजिशन जो 1 पर आकर ख़त्म होता हो उसमें जो रेडिएशन होता है उसको लाइमन सीरीज का रेडिएशन बोलते हैं। और लाइमन सीरीज में एक गारंटी है कि जो रेडिएशन होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, उसमें मिनिमम वेवलेंथ 91.2 नैनोमीटर होगा और मैक्सिमम इतना हो। इसके बीच का ही वेवलेंथ हो सकता है, ठीक ना। इससे कम वेवलेंथ पॉसिबल नहीं है और इससे ज़्यादा वेवलेंथ पॉसिबल नहीं, ठीक है। पहले आप इसको लिखें। तो हम लोग लाइमन सीरीज देखें, अब हम लोग देखते हैं बाल्मर सीरीज। देखो इसमें लिख दिए हैं ऑल द ट्रांजिशन एंडिंग एट n इजकल टू 2, जो ट्रांजिशन 2 पर आकर के एंड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाल्मर सीरीज बोलते हैं। इसमें कोई पूछे ना लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगा, यानी 3 से 2, यही ना सबसे छोटा ट्रांजिशन होगा। तो देखो फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए आपको पुट करना है m के जगह 3 और n के जगह 2, एंड 2 पर होना है n2। हायर एनर्जी स्टेट 3 है और लोअर एनर्जी स्टेट 2 है। तो वैल्यू निकालेंगे, फार्मूला में पुट करेंगे, आप जान रहे हैं 13.6, z स्क्वायर है 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो बाल्मर सीरीज में जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आता है 656.3 नैनोमीटर, ये हो गया लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। और अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का बात करें, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए इन्फिनिटी से आना पड़ेगा 2 में, तो ठीक। तब हम लोगों को m के जगह इन्फिनिटी और n के जगह तो 2 रखना ही। बाल्मर सीरीज है तो n तो फिक्स हो गया 2, तो 1 बाई लैम्डा 13.6 1 स्क्वायर। देखो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसको याद रखिए। 13.6 क्या लिख रहे हैं, छोड़ो r लिख दे रहे हैं ना,
राइडबर्ग कांस्टेंट ना, तो बेहतर रहेगा ना, राइडबर्ग R इंटू 1² 1/, ये तो फिक्स हो गया 2 और ये हो गया इन्फिनिटी। इसको जब सॉल्व करेंगे ना तब जो आपको वेवलेंथ आएगा 365 नैनोमीटर। देखो जी, जो मिनिमम है 365 और मैक्सिमम 656, ये जो वेवलेंथ है ना वो विजिबल रीजन का है, जो हम लोगों को दिखाई पड़ता है। यानी इससे जब रेडिएशन होगा ना तो हमको दिखेगा कि कुछ लाइट निकल रहा है अलग अलग कलर के, कारण कि विजिबल रीजन लगभग 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के बीच का होता है, तो लगभग उसी के बीच का ना है, ठीक ना। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि बार्मर सीरीज जो है वो विजिबल रीजन में आता है, वो दिखाई पड़ता है आपको आंख से। अब चलो, अब अगला के बात करें पासन का, तो बोलेंगे फॉर पासन सीरीज, तो ऐसे ही डिफिनीशन लिखना होगा। तो क्या बोलेंगे, ऑल द ट्रांजिशन एंडिंग एट n इक्वल टू 3, 2 के जगह 3 पर जब एंड हो, तो इसमें जो हमको फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अगर पूछा जाए, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या किया जाए, तो बोलेंगे क्या कि 3 से जस्ट ऊपर 4 होता है, तो m के जगह 4 लिखो और n के जगह 3 लिखो और वैल्यू निकालो वेवलेंथ का, तो R इंटू Z², हाइड्रोजन एटम का बात करें Z1, 1/n², n के जगह 3, यहाँ 4 लिखो, ठीक ना। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं 1875 नैनोमीटर आता है, ठीक ना। मतलब रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है लगभग 780 नैनोमीटर या 800, उससे ज़्यादा हो गया, यानी ये इंफ्रारेड हो गया। अब जो है फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का अगर बात करें तो n तो 3 पुट करना ही है, m के जगह इन्फिनिटी। अब बतलाओ 1/λ R इंटू 1² 1/3² 1/इन्फिनिटी, इसको सॉल्व करके देखोगे 822 नैनोमीटर के अप्रॉक्स आता है, समझ गए। तो देखो जी, इसी तरह से जो है ब्रैकेट के लिए, पेफंड के लिए हम लोग काम करेंगे, है ना। तो चलो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए कि सीरीज स्ट्रक्चर क्या है, मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ कैसे निकाला जाता है। जितना ही छोटा ट्रांजिशन वेवलेंथ उतना ही बड़ा रेडिएशन का होगा, और जितना ही बड़ा ट्रांजिशन इन्फिनिटी से 1 पर आया सबसे बड़ा ट्रांजिशन, तो जाहिर है उस केस में सबसे छोटा वेवलेंथ मिलेगा, ठीक है ना। तो पहले आप इसको नोट करें। आइए अब हम लोग सीखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में है, एक सर्टेन एनर्जी उसके पास है, उसको इतना एक्स्ट्रा एनर्जी दे दो कि वो न्यूक्लियस से फ्री हो जाए, न्यूक्लियस से कोई मतलब नहीं हो, तब वो एटम आयोनाइज हो जाता है, और उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। देखो लिखा हुआ द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू आयोनाइज द एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइज करने का मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में है, कोई भी ऑर्बिट में है, उस ऑर्बिट से उसको हटा करके उस न्यूक्लियस से उसको डिटैच कर दो, अलग कर दो, फ्री कर दो। यानी बोल सकते हैं इन दिस केस इलेक्ट्रॉन इज नॉट बाउंड टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से कोई मतलब इसको नहीं होता। जैसे आप अगर हाइड्रोजन एटम का ही बात करें तो हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट में
एनर्जी कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस इलेक्ट्रॉन को हम इतना एनर्जी दें जिससे न्यूक्लियस से ये फ्री हो जाए, तो देखो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, अगर इतना ही एनर्जी प्लस में दे दें, चाहे वो हीट के फॉर्म में दें, फोटोन के हेल्प से दें, काइनेटिक एनर्जी, एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी के हेल्प से दें, जैसे भी अगर इतना ही एनर्जी इसको प्रोवाइड कर दें पॉजिटिव में, तब वो इलेक्ट्रॉन जो है ना इस ग्राउंड स्टेट से मुक्त या न्यूक्लियस से ही वो मुक्त हो जाएगा, अलग हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। वो कहीं भी जो है ना आने जाने के लिए फ्री रहेगा, उसको न्यूक्लियस से मतलब नहीं। तब हम लोग उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बोलेंगे क्या कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पढ़े थे ना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। If electron has given plus 13.6 electron volt by any means, किसी भी तरह से, then it will be free from nucleus। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमसे कोई आयोनाइजेशन एनर्जी पूछे ना, तो नया कुछ नहीं करना है, जो फॉर्मूला जानते हो ना एनर्जी का, वही यानी आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका फॉर्मूला मुझसे पूछा गया तो वो बस एनर्जी वाला ही फॉर्मूला लिखो। एनर्जी वाला फॉर्मूला क्या होता था, -E0 Z² / N², और E0 का मतलब होता था 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो इसमें से केवल माइनस हटा के प्लस कर दो, काम खत्म। यानी कि अगर तुमसे कोई पूछे हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जो है सेकेंड ऑर्बिट में है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, तो सेकेंड ऑर्बिट में है तो n के जगह 2 पुट कर देंगे, z के जगह 1 पुट कर देंगे। सॉल्व करोगे तो 3.4 वोल्ट आएगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, है ना। पढ़े थे ना, अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, सेकेंड ऑर्बिट में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना। अगर थर्ड ऑर्बिट का बात करें तो क्या आया था, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन है अगर उसको इतना ही एनर्जी प्लस में दे दें तब क्या होगा, वो न्यूक्लियस से फ्री हो जाएगा। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी को अलग से नहीं निकालना है। आयोनाइजेशन एनर्जी वही एनर्जी का फॉर्मूला है जो हम पहले से जानते थे, बस उसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। और एक बात और जानना है, आयोनाइजेशन एनर्जी is equal to the binding energy। मतलब कि बाइंडिंग एनर्जी समझो, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से बंधा हुआ है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को इसे फ्री करना है, मुक्त करना है, तो उसको +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी कोई पूछे चाहे आयोनाइजेशन एनर्जी पूछे, दोनों का फॉर्मूला एक ही है और नया कुछ भी नहीं करना। एनर्जी का जो फॉर्मूला जानते हैं वही फॉर्मूला, बस माइनस के जगह प्लस कर देंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी निकल जाएगा। अब चलो, एक टर्म होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बोलेंगे द पोटेंशियल through which electron is accelerated
to gain the ionization energy is called ionization potential। ठीक ना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी को गेन करने के इलेक्ट्रॉन को जितना पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराने की ज़रूरत पड़ेगा उस पोटेंशियल डिफरेंस को आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। और जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट, जब ये ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन था तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ज़रूरत पड़ा। अच्छा खैर यहाँ हटा दे रही, तो जनरल फार्मूला लिखे हैं। अगर ग्राउंड स्टेट का अगर बात हो तो जान रहे हो कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है हाइड्रोजन एटम में, है ना, तभी ना इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से फ्री होगा। तो बोलेंगे क्या, यहाँ लिख दे रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी in ground state for hydrogen atom is 13.6 electron volt and ionization potential is 13.6 वोल्ट। समझ लो, आयोनाइजेशन एनर्जी निकल जाए ना तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, इलेक्ट्रॉन हटा देना वोल्ट बोल देना तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप आयोनाइजेशन एनर्जी को समझे होंगे। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में हो उसको न्यूक्लियस से फ्री करने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ता है उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और उसको कैलकुलेट करने का जनरल फार्मूला यही है, आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखना है, ये हमेशा प्लस में होगा। और Zn E0 का मतलब आप समझ ही रहे हैं। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी आ गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो पूछा जाए आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, तो बोलेंगे 13.6 वोल्ट, है ना। तो नया कुछ तो इसमें करना नहीं, इसको नोट कर लिया जाए। तो आइए हम लोग एक टर्म आगे पढ़ेंगे, एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है और उसको कोई भी एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसफ़र करने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसी एनर्जी को हम लोग एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन एटम में ही, चलो ये न्यूक्लियस है, ये ग्राउंड स्टेट हुआ और ये जो है ना सेकेंड ऑर्बिट है, समझो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक ना। जैसे थर्ड ऑर्बिट तो उसको सेकेंड एक्साइटेड, जैसे ये तो ग्राउंड स्टेट हो गया हाइड्रोजन एटम। तो ये जानते हो ना कि ग्राउंड स्टेट में इसके पास एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है इसमें -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड से इस एक्साइटेड स्टेट यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लाने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो उसी को एक्साइटेशन एनर्जी बोलेंगे। तो देखो, तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या हो गया, E2 - E1। E2 का वैल्यू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E1 का वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करो, ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि यही हो गया एक्साइटेशन एनर्जी फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर अगला एक्साइटेड स्टेट में मान लो ले जाना होता, ग्राउंड से इसमें ले जाना होता
सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी थर्ड ऑर्बिट में। तो जानते हो ना थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी होता है -1.5 इलेक्ट्रॉन। तो यानी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से -13.6 को माइनस करेंगे तो जो एनर्जी आएगा वो भी एक्साइटेशन एनर्जी हुआ। किस स्टेट के लिए? सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी थर्ड ऑर्बिट के लिए। यानी बोलेंगे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हो गया एक्साइटेशन एनर्जी फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक ना? यानी अलग अलग एक्साइटेड स्टेट के लिए एक्साइटेशन एनर्जी अलग अलग होगा। और इसी में एक्साइटेशन पोटेंशियल अगर पूछा जाए तो एक्साइटेशन एनर्जी आया है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल हो गया 10.2 वोल्ट। यानी कि जिस पोटेंशियल के थ्रू इसको एक्सेलरेट कराया जाए इस एनर्जी को गेन करने के लिए उसको एक्साइटेशन पोटेंशियल बोलते हैं। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल पूछा जाता है। पोटेंशियल इन दिस केस तो वो हो जाता 10.2 वोल्ट। डिफिनीशन पूछा जाए तो बोलेंगे कि द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड टू गेन द एक्साइटेशन एनर्जी इज कॉल्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसको भी सीख गए होंगे, याद रखेंगे। एक्साइटेशन मतलब एक्साइटेड स्टेट से बना हुआ है, यानी ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को कोई भी ऑर्बिट में ट्रांसफ़र करेंगे तो जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उसको एक्साइटेशन एनर्जी बोलेंगे। और अलग अलग स्टेट में ट्रांसफ़र करने के लिए अलग अलग एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। यानी कि एक्साइटेशन एनर्जी जो है उसके साथ ये भी बोलना होता है कि ये किस एक्साइटेड स्टेट के लिए। तो चलिए पहले इसको नोट करें। तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। जो बचा हुआ पार्ट है या जो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स वगैरह है उसको अगले लेक्चर में बतला देंगे। उम्मीद है अगले क्लास में टॉपिक आपका एंड कर जाएगा। उसके बाद हम लोग न्यूक्लियाई को पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।